My lord, actually, Please sit down. Who are you? We are dictating an order. Please sit down. Who are you, a lawyer? Where have you studied? मैं इस्लामिया कॉलेज में अपने ख़ानदान की 4th जनरेशन हूँ जो इस्लामिया कॉलेज से पढ़ कर आई हूँ। चीफ जस्टिस साहब हमारी भी सुने, ये ना करें हम DROs की बात कर रहे जुडिशरी की, तो DROs जुडिशरी की बात पे कोई फैसला करे, क्योंकि सिस्टम इस टाइम ये चल रहा है। लेकिन उन्हें आंखें बंद कर ली थी, तो अब आंखें बंद करने के बाद तो हमारे पास कोई भी हल नहीं है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा नियाजी है तो किसी का रिश्तेदार थोड़ी है, मतलब किसी और तरफ चीज़ लेके जा रहे थे। जो असल बात थी, जो DROs की बात थी, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था। पेशावर हाई कोर्ट तो वाहिद अदालत है जो स्टैंड कर रही है रूल ऑफ लॉ पे और किसी की बात भी नहीं मान रहे, ना दब रहे। वो बंदा, वो लीडर, वो शेर जो इस टाइम अडयाला जेल में बैठा हुआ है, सिर्फ उसका नाम ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे, आप बानी भी है, उनके वकील इमरान खान की वकील मशाल यूसुफजई साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कैमरे पे तो हमें नज़र आ गया था कि मशाल यूसुफजई आ गई है, माइक करीब कर रही है और पता नहीं क्या कुछ कहने वाली है। सारे लोग हैरान थे कि होने क्या जा रहा है। उससे पहले क्या हुआ था, बाहर क्या हुआ था कि आप कमरा अदालत में पहुँच गई और फिर चीफ जस्टिस साहब को आपने? देखें, ऐसा था कि उस टाइम मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगी कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिटीशन की थी, जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना चाहते हुए भी सदर ममलिकत के पास चले गए थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फिर 8 फरवरी की तारीख दे दी थी। तो हम लाहौर हाई कोर्ट गए और हमने उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी है, लेकिन हमें जो ब्यूरोक्रेसी निज़ाम है उन पे एतबार नहीं है, क्योंकि वो अपने ACR को अच्छा करने के चक्कर में सही और गलत का फ़र्क भूल गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP ऑर्डर्स भी वो निकालते हैं, जहाँ पे वो एक्टिविटी करते हैं तो सेक्शन 144 भी वो निकालते हैं। तो आप DROs ब्यूरोक्रेसी की बजाय जुडिशरी से करें। हमने ये पिटीशन कर दी थी। अब पिटीशन पे लाहौर हाई कोर्ट ने 12th को ही लार्जर बेंच की तरफ रेफ़र कर दिया था। 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन को पता था कि कल हो, लेकिन 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, ना ही उसने अपील की। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तब हुई कि जब हमने थर्सडे को सेम पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में भी फ़ाइल कर दी थी। और पेशावर हाई कोर्ट में जुम्मे के दिन वो बेंच लग गया, वो चीफ जस्टिस साहब के सामने लगा। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए। वो रिमार्क्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने कहा है कि जो हमें पता है कि इलेक्शन 8 फरवरी से एक दिन आगे भी नहीं होंगे, लेकिन हमें पता है कि ब्यूरोक्रेसी ने, वो इंतज़ामिया हर रोज़ MP ऑर्डर्स निकाल रही है। 700 से ज़्यादा तो इन्हें सिर्फ KP में निकाले हैं, और हर दूसरे दिन हमारे पास किसी न किसी ज़िले की सेक्शन 144 के ख़िलाफ़ पिटीशन आई होती है, तो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। तो इस हालात में इंतज़ामिया कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगी? तो हम इसको बेंच की तरफ रेफ़र करते हैं और हम जुडिशरी से DROs प्रोवाइड कर देंगे। अब जब इनको समझ आई कि पेशावर हाई कोर्ट तो वाहिद अदालत है जो स्टैंड कर रही है रूल ऑफ लॉ पे और किसी की बात भी नहीं मान रहे, ना दब रहे, तो आनन फानन इलेक्शन कमीशन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब पहले इनकी मीटिंग हुई, फिर इनसे कहा गया कि जी आप अब भी पिटीशन में आएँ और हम यहाँ बैठे हैं और पिटीशन लगाते हैं। हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। अब हम तो सहाफ़ी बरादरान की ट्वीट से देख रहे कि लाइट्स ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, कुछ भी नहीं था। एकदम से हुआ कि इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी आ गया है और अगले 2 मिनट में बेंच बैठ गया। अब कागजी कार्रवाई भी सिविल ब्रांच की पूरी नहीं हुई थी और आप लोगों की सारी टीम लाहौर थी। हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था जो सही प्रोसेस होता है ना, कि अब हम रियलाई कर रहे थे मीडिया पे। अब बराह रास्त समाज शुरू हुई। अब मैं उसी अहाते में थी, क्योंकि मैं घर से निकल आई थी, मीटिंग्स थी, तो मैं एकदम से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि PTI का यहाँ कोई है, जैसे ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में रुकावटें डाल रही थी, जमहूरियत को डिरेल कर रही थी, और एकदम से सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन आई और उन्होंने बेंच बिठाया और इलेक्शंस हो गए ना, दोबारा से इलेक्शन इंश्योर, ऐसा कुछ करने की कोशिश हो रही थी। अब मैंने जब स्क्रीन पे देखा तो मैं बागम गई सुप्रीम कोर्ट के, एक्चुअली वो फैक्ट चेकिंग के लिए भी और बताने के लिए भी। अब जैसे ही मैं पहुंची तो उस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने कहा उमैर नियाज़ी कौन है, उमैर नियाज़ी वकील है भी कि नहीं, हालांकि पिटीशन पे लिखा था बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, तो ऑब्वियसली वो वकील ही है। खैर उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, अगर वो वकील ना भी हो, ही कैन बी ए पिटीशनर। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा नियाज़ी है तो किसी का रिश्तेदार थोड़ी है, मतलब
किसी और तरफ चीज़ लेके जा रहे थे। जो असल बात थी, जो DROs की बात थी, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था और चीज़ इस तरफ ले गए कि जी 8 तारीख़ है तो आपने बात, हम तो 8 तारीख़ पे बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो DROs की बात कर रहे थे। खैर, तो जब फ़ैसला लिखने मैं जैसे ही पहुंची तो वो बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स थी और उसके बाद फ़ैसला लिखा नहीं जा रहा था, फ़ैसला लिखने की तैयारी हो रही थी। अब मुझे था कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है कि रिस्पोंडेंट को नोटिस होंगे और हमसे पूछा जाएगा, अब मुसलसल वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिस स्टेटमेंट्स कर रहा था, मुसलसल। अब उनने मिस स्टेटमेंट की कि हमने ब्यूरोक्रेसी को रिशफल किया हुआ है। आप खुद देख लें, इस्लामाबाद का DC और IG आज भी वही बैठा हुआ है जो पिछले साल था या उससे पिछले साल था। अच्छा, उसके अलावा आप उन्होंने दूसरी मिस स्टेटमेंट की कि लाहौर में इनने 12 को गए, हम 12 को नहीं गए थे, हम 6 तारीख को गए थे, 12 को लगी थी। इसके अलावा वो लेटर छुपा रहे थे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इनको लिखा था कि जब नई डेट आएगी तो हम हमें फ्रेश एप्लीकेशन पुटअप कर दीजिएगा तो हम आपको DROs जुडिशरी से प्रोवाइड कर देंगे। मतलब सारा कुछ और एक तरफा चीज़ चल रही थी। अब हम तो थे नहीं कि हम काउंटर करते कि ये तो गलत बयानी कर रहे हैं, और अगर जो गलत बयानी कर रहा होता है वो तो कंटेम्प्ट में आता है, लेकिन चीज़ सारी बस वन साइडेड चल रही थी। अच्छा, आपने बताना आप पहुंचे किस तरह उधर, और मतलब किधर से आपको, जब आपने कहा कि मैं पेशावर से निकल रही थी ऑफिस के लिए मीटिंग के लिए, इस्लामाबाद, ठीक है, तो आप जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, फिर कमरा अदालत के अंदर वो कार्रवाई आपने नाज़रीन को बतानी है। हाँ, देखिए, अब मैं यूनिफॉर्म में हूँ, मेरे साथ लाइसेंस है, आई एम अ लॉयर, तो आपके पास जब बार कौंसिल का लाइसेंस कार्ड होता है तो आप अलाउ होते हैं एंट्री के लिए, वो तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं था। अब हम अक्सर होता है कि हम समात देखने जाते हैं। अब वहाँ पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब डेवलप हुई कि मुझे था कि अब ये हमें नोटिस करेंगे, लेकिन जब उन्होंने फाइनल जजमेंट कहा ना कि फाइनल जजमेंट में ये चीज़ आप प्रेयर की कॉपी करें और जजमेंट वो नरेट करनी शुरू की, तो मैं शॉक्ड भी हो गई और मैंने कहा ये क्या हो रहा है। आप मौजूद थी कमरा अदालत के अंदर? अदालत में मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने तो 2 सेकंड में मैंने सोचा ये नहीं क्या करूँ, मैंने कहा कि अब मैं, और दूसरा मैंने कहा कि अब मैं खड़ी नहीं होगी तो जजमेंट के बाद मेरे खड़ा होने का क्या फ़ायदा है। और ये कैसी गलत बात है कि हमसे पूछा ही नहीं जा रहा और हम पे इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और मतलब वन साइडेड चीज़ चल रही है और हमें गलत भी करार दिया जाए। तो हमें तो सुने ना, अगर हम बोलेंगे तो हमारी सफाई हो जाएगी, चीज़ किसी और तरफ चली जाएगी। तो इसलिए उन्होंने हमें बिल्कुल ही ब्लैकआउट कर दिया था। तो मैंने हिम्मत की, अल्लाह ताला ने उस टाइम मुझे इतनी हिम्मत दे दी थी और मैं रोस्टम पे खड़ी हो गई। अब उस टाइम भी ऐसा नहीं था कि मैंने डेकोरम तोड़ा है। जब चीफ जस्टिस साहब अपने स्टीनो और रीडर से बात कर रहे थे तो मैंने वो माइक अपनी तरफ किया, मैं थी कि वो उनकी बात ख़त्म होगी तो मैं बोलूँगी। उनकी बात ख़त्म हुई, मैंने माय लॉर्ड कहा, उनको बुरा लगा, उन्होंने मुझे कहा साइड पे हो। फिर जब मैं साइड में बड़े आराम से साइड पे भी हो गई थी। अब उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ से पढ़ कर आई है, तो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा पीछे जाए, मैं फिर आगे बैठी थी उस टाइम? जी मैं आगे बैठ गई ना। उन्होंने मुझे कहा पीछे बैठे, मैं पीछे भी बैठ गई क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि चले अब मैंने उन्हें कह दिया है तो अब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है तो ये कह, अगर बहुत ही इमरजेंसी केस है तो ये कह देंगे कि 10 मिनट या 15 मिनट तक वकील पहुंचे वहाँ पे और हम इस केस को 15 मिनट में टेकअप करते हैं ना, दोबारा से इनका भी मौक़िफ़ सुनते हैं। उन्होंने हमें रिस्पोंडेंट को नोटिस किए बग़ैर फ़ाइनल जजमेंट लिखनी शुरू की और उसके बाद इंटरेस्टिंगली एक फ़ैसला आता है लाहौर हाई कोर्ट का। उस टाइम उन्होंने वर्बली कहा कि मिसकंडक्ट किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, लेकिन वो उन्होंने फ़ैसले में नहीं लिखा। फ़ैसले में उन्होंने सिर्फ उमैर नियाज़ी को कंटेम्प्ट कर दिया। अब ये उनका था कि हम कंटेम्प्ट तो कंटेम्प्ट करते हैं तो कर दें, हम तो माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम इसे कंटेस्ट करेंगे क्योंकि हमने कोई भी गैर जमहूरी हरकत नहीं की, हमने कोई भी सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट नहीं किया। हमने तो बात यही की है कि हमें पाकिस्तान की अदलिया पर एतबार है। चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए था कि वो अपनी मातहत अदलिया पर एतमाद करते हैं और इस मुल्क के जो सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है वो उनके मातहत करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी के मातहत ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकेंगे। और खुदा ना खास्ता मुझे तो आगे ना खाना जंगी सी चीज़ फ़ील हो रही, क्योंकि आप किसी को ड्यू राइट नहीं देंगे तो वो तो लड़ेगा ना। आपको पता है हमारे अगर KP का ट्रेडिशन एंड कस्टम्स दे दें, आप किसी को भी दीवार से नहीं लगा सकते हैं, तो नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क पहले से भी बहुत तकलीफ़ में है। अच्छा, मैं एक और सवाल करूँगा, आपने एक्चुअल में बोलना क्या था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को? जो आपकी अधूरी बात रह गई है वो नाज़रीन के साथ लाजमी से उनको यही कहना था कि चीफ जस्टिस साहब हमारी भी सुने, हमारे जो लॉयर्स हैं जो इस केस में हैं, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और बैरिस्टर अबू ज़र, वो तीनों लाहौर में हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास टेक्नोलॉजी है, ऐसा ही होता है कि रजिस्ट्री में वकला आ जाते हैं और वो वीडियो लिंक से शिरकत कर लेते हैं। तो हमारा मौक़िफ़ सुने और हमारा मौक़िफ़ सुने बग़ैर
ये ना करें हम DROs की बात कर रहे जुडिशरी की, तो DROs जुडिशरी की बात पे कोई फैसला करे, क्योंकि सिस्टम इस टाइम ये चल रहा है। लेकिन उन्हें आंखें बंद कर ली थी, तो अब आंखें बंद करने के पास तो हमारे पास कोई भी हल नहीं है ना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब आपके साथ उन्होंने बातें की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो लोग तो यही समझ रहे थे कि मशाल साहिबा की बेइज्जती हो गई है, और वो मामला उल्टा हो गया है। ट्विटर के ऊपर जाके अब हर बंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि उनको इस तरह के मतलब रवैया नहीं अपनाना चाहिए। तो वो तो उनका है कि उनने ऐसा क्यों किया, लेकिन एक बात मैं बहुत क्लियर कट कर दूं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और ना आपकी कोई इज़्ज़त ख़राब कर सकता है ना अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला जब बाजी पलटता है तो ऐसे ही बाजी पलट देते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे अभी ये बताइएगा, इस्लामिया कॉलेज से आपने पढ़ा है और जो नोट की तस्वीर आपने शेयर की, और कुछ मैं एक सवाल लाजमी करूँगा। मैंने आपका ट्विटर अकाउंट पे जाके आपका एक ट्वीट मैंने देखे, और वहाँ से आपको किसी निजी टीवी के किसी एंकर ने आपको अपने शो पे बुलाना चाह रही थी वो, फिर आपने उनको जवाब दिया। तो ये दोनों साइड का क्या चक्कर चल रहा था कि मतलब आपको प्रोड्यूसर की किस तरह काली आ रही थी और ट्वीट किस तरह सामने आ? देखिए, बिल्कुल ऐसा था कि पहले तो मैं आपको इस्लामिया कॉलेज का तो मैंने आपको बड़ा डिटेल बता दिया है, एंड आई विल ऑलवेज़ बी अ प्राउड इस्लामियन। तो दूसरी आपने उनकी बात की, तो वो ऐसा था कि मुझे ख़ुद भी आइडिया नहीं था कि उन्होंने से कोई ट्वीट किया हुआ है, मुझे किसी स्पेस से पता चली ये बात पर। लेकिन मुझे ना उनकी एक कॉल्स आ रही थी, और मुझे कॉल्स आ रही थी कि मुझे गरीदा फ़ारूकी साहिबा के प्रोड्यूसर थी, और वो मुझे कह रही थी कि आप हमारे शो में आएँ पीर को 8 बजे। तो एक तो मैं अपने मीडिया की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमेशा मुझे मौका देते हैं, लेकिन इस टाइम चूँकि हम एक लीगल बैटल में हैं तो मैं ओवर ऑक्यूपाइड होती हूँ, तो मेरे लिए बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि मैं जा सकूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि आप आए। दूसरी तरफ से उन्होंने मेरे पीछे ट्वीट किया था। अब मुझे उससे मसला नहीं है कि उन्होंने मेरे पीछे ट्वीट किया था, लेकिन इंसान को हमेशा, मैं बड़ी ब्लंट, मेरी प्रिंसिपल्ड बनती हूँ, मैं या लेफ़्ट पे होती हूँ या राइट पे होती हूँ, मैं दरमियान में कभी भी नहीं होती। अब कोई बंदा एक तरफ से बीइंग अ फीमेल हो के ये चढ़क दिया, भड़क दिया, अब बार एंड बेंच की बात है, चले हो भी गया, आपको इससे क्या है। लेकिन अगर उन्होंने फिर ट्वीट किया और उसके बाद वो मेरे नाम पे रेटिंग भी कमाना चाह रही है, तो फिर तो कुल के मेरे ख़िलाफ़ प्रोग्राम करे ना, मुझे क्यों बुला रही है। मतलब इतनी तो उनमें होनी चाहिए कि अगर आप जिस तरीके से ट्वीट करिए तो मेरे ख़िलाफ़ प्रोग्राम कर दें, मुझे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से आप ये करिए, दूसरी तरफ से मेरे नाम पे रेटिंग भी कमा रही है। तो हर चीज़ को रेटिंग में नहीं लेके जाना चाहिए, और इंसान को प्रिंसिपल्ड होना चाहिए, इंसान को क्लियर होना चाहिए। और इस टाइम जो ये चीज़ चल रही है, पोलराइजेशन नहीं हो रही, हक़ और बातिल में डिफरेंस हो रहा है, और जो भी हक़ के पे कड़ा रहेगा तो अल्लाह ताला उसमें इतनी हिम्मत डाल ही देता है कि वो आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। अच्छा, अभी थोड़ा सा और बात करते हैं, इमरान खान के हवाले से भी बात करेंगे। खान साहब तो जेल के अंदर है, शेर अफजल मरूद भी गिरफ्तार, तो क्या PTI क्या देख रहे ग्राउंड के ऊपर? 8 फरवरी सर के ऊपर है, इलेक्शन की तारीख तो, और उधर से पाकिस्तान में पहली मरतबा इलेक्शंस नहीं हो रहे, रेफरेंडम हो रहा है। हमें ना वोटर को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई जो शऊर खान साहब ने अवाम में डाल दिया है उसके बाद हमें कंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग खुद निकलेंगे, और ऐसे निकलेंगे कि इनको वो कहते हैं ना, इनको समझ नहीं आएंगी कि हम अब करें तो क्या करें, कैसे इसको काउंटर करें। आपने कल का वर्चुअल जलसा देख लिया था। ये मुझे बताइए, ये नेट वाला क्या मसला हुआ था? ये आप लोगों की वजह से पूरे पाकिस्तान में नेट हमारी वजह से नहीं, वो बंदा, वो लीडर, वो शेर जो इस टाइम अडियाला जेल में बैठा हुआ है, उसने सबके रोंगटे ख़ता कर दिए हैं, और पाकिस्तान में इंटरनेट बंद करना पड़ गया था। सिर्फ उसका नाम ही काफ़ी है, वो एक ब्रांड है, और उस वजह से पाकिस्तान का वर्चुअल जलसा, जिसको इनको इतना डर लग गया था कि उन्हें पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट ही बंद कर दिया। तो ये तो इनके हालात है, इतना तो ये डरे हुए हैं। और ये तो कुदरत का कानून है कि आप किसी को जितना दबाएंगे वो उतना ही ऊपर आएगा। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप दबाएंगे तो कोई ख़त्म हो जाएगा, ये कुदरत का एक कानून है। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताइएगा, खान साहब जेल के अंदर है, लोग आपके साथ खड़े हैं ज़्यादातर, जिससे अभी उस दिन मैंने भी सर्वे किया, हर बंदा PTI। अगर इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर कोई और बन जाता है तो क्या करेंगे PTI वाले? क्या आपको हुकूमत मिल सकती है KP के अंदर? देखिए, हमें तो पूरे पाकिस्तान में हम क्लीन स्वीप करेंगे।
आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, तो इनका पूरा ये है कि इस टाइम इन्होंने खान साहब को किसी ना किसी तरीके से नाअहल कराना चाहते हैं ताकि वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ना ले सके और वो प्राइम मिनिस्टर ना बन सके। और पाकिस्तान इमरान ख़ान है और इमरान ख़ान पाकिस्तान है, और पूरा पाकिस्तान की आवाम इस टाइम इमरान ख़ान के साथ खड़ी हुई है। हम इनको इलेक्शन, ये नॉमिनेशन में भी, फिर आगे इलेक्शन कैंपेन में भी, और फिर इलेक्शन के दिन भी ऐसे ऐसे सरप्राइजेस देंगे कि जिस तरीके से कल रात हक्का बक्का हुए, इस तरीके से आगे भी हक्का बक्का होंगे कि इनके साथ हो क्या रहा है। तो आपको इस बात के ऊपर यकीन है कि इलेक्शन के नताइज किधर से आते हैं और आवाम के मतलब क़ायद आज़म के बाद देखें तो रिज़ल्ट किधर से कर लें, जो मर्ज़ी कर ले। 75 ईयर्स में आपने पहली मरतबा आवाम का इतना रेजिस्टेंस देख रहे हैं कि कोई किसी से कह नहीं रहा, लोग खुद कर रहे हैं। तो ये जो इतना रेजिस्टेंस है ये काउंटर नहीं कर सकते, ये जो टर्न आउट होगा ये काउंटर नहीं कर सकेंगे। आपने देखा था ना ज़िमनी इंतखाबात में किस तरीके से उन्हें दांधली करने की कोशिश की थी राजनपुर और उन इलाकों में, तो हुआ नहीं हुआ ना, स्वीप किया था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, टर्न आउट ऐसे निकला था। इस टाइम तो बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं। इमरान ख़ान बस वो कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। अच्छा, नून लीग को कोई पैगाम? नवाज शरीफ साहब आए हैं बाहर से, मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम निकलेंगे, अभी डेट भी आ गई। तो मैं कहूँगी डीलर साहब हैं, डील करके आए हैं, उनको लगता है कि जिस तरीके से निज़ाम ने उनकी नाअहली ख़त्म कर दी है, तो इस तरीके से उनकी नालायकी ख़त्म करके आवाम पर उन्हें मुसल्लत करेंगे, लेकिन आवाम नहीं ये मान रही। और अब उनका ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया जाए, क्योंकि बल्ले के निशान के साथ तमाम पार्टियां सियासी मैदान में नहीं उतरना चाहती, ये उनकी सियासी मौत है। और इससे बड़ी अफसोस की क्या बात होगी कि ख़ुद को बड़ी बड़ी जमहूरी पार्टियां कहने वाले, पाकिस्तान पे बारी बारी हुकूमत करने वाले अब एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान ख़ान की पार्टी को गिरा दे। ऐसे नहीं होगा क्योंकि पूरा निज़ाम बेशक इनके साथ हो, लेकिन ऊपर अल्लाह ताला और नीचे पाकिस्तान की आवाम इमरान ख़ान के साथ खड़ी हुई है। आखिरी सवाल करूँगा इमरान ख़ान साहब के हवाले से, सज़ाई मौत की बातें हो रही है, उम्र कैद की सज़ा की बात हो रही है, क्या हो सकता है कुछ इस तरह? लीगली तो इसमें कोई फुटिंग नहीं है। अगर लीगली इसमें कोई फुटिंग होती तो पहले इन्होंने इन जेल ट्रायल किया, फिर इन कैमरा किया। आप कहते हैं साइफ़र के बारे में बात नहीं करनी, साइफ़र का नाम भी लिया तो PTA आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेगा, FIA एक्शन लेगा, मतलब अपनी तरफ से इन्होंने हर चीज़ करने की कोशिश की। लेकिन एक बात करूँगी कि चाहे जो मर्ज़ी साजिशें कर ले, अल्लाह ताला की तदबीर गालिब आ जाती है। इनके बस में होता तो ये 18 महीने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलने ना देते, ये क्रश कर जाते। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे 10 गुना मजबूती के साथ आज खड़ी हुई है, तो आगे भी खड़ी रहेगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस मुल्क को आगे लेके चलेगी, इस मुल्क को इस दलदल से निकालेगी और इस मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाएंगे। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद इमरान ख़ान है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मशाल यूसुफज़ई साहिबा मौजूद थे। एक्चुअली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने क्या हुआ था, कमरा अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ था, सब उन्होंने ख़ुद बता दिया। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।